हेलो एवरीवन, दिस इज मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एक्सियल पॉइंट पर और परपेंडिकुलर पॉइंट पर, मतलब बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कैसी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उसे मैंने पिछले वीडियो में पूरा बता रखा है। अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर आपने कॉपी पेन ले लिया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं लिए हैं तो यार थोड़ा कष्ट करो और जाकर उस कॉपी पेन को लेकर आओ, अपने पास में रखो। जो भी चीज़ें मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनो और उसे लिखते चलो, नोट करते चलो। ठीक, मैं नोट दूंगा इसका मतलब ये नहीं है तुम अभी अपने आप से नोट मत बनाओ। ठीक, अपने खुद का नोट सबसे बेस्ट होता है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है, हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखते हैं यह कैसे वर्क करता, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ें तुम्हें अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क क्या होगा जब उसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है, मैंने तुम्हें बताया कि जो -q और +q चार्ज का जो कॉम्बिनेशन होता है कि स्मॉल डी डिस्टेंस पर, तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मतलब यहाँ पर यूनिट होता है वह क्या होता है, कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर, तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अभी हमने निकाल रखा था। डाइपोल मोमेंट की फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू बीच का डिस्टेंस, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को उठाते हैं और उसके बीच दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को उठाते हैं, तो P बराबर Q इंटू डी। अब तुम लोग देखो यहाँ पर इस फार्मूले को हमें डिराइव करना है कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर कैसा टॉर्क लगेगा, क्या उस पर टॉर्क लगेगा भी या फिर नहीं। अब चलो देखते हैं। तो अगर यह डिस्टेंस आपको d/2 और d/2 दिया हो, मतलब सेंटर से डिस्टेंस जो है, मतलब यहाँ सेंटर है तो उसके एक तरफ d/2 और एक तरफ d/2, मतलब टोटल डिस्टेंस d है। टोटल डिस्टेंस d है और उसके बीच में मतलब जो सेंटर है उसका, उसके बीच में d/2 पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर हमने -q चार्ज रख दिया, यहाँ पर हमने +q चार्ज रख दिया। तो प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ ऐसी तरह है, इस तरह से है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है पिछले वीडियोज में कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जब पॉजिटिव होता है तो उस पर कैसा फोर्स लगता है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो +q पर चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा, +q चार्ज पर आपको कैसा फोर्स लगेगा, इस तरह से फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी Q इंटू ई, या बराबर Q इंटू ई। मैंने बता रखा है आपको, तो यह चीज़ें भुलानी नहीं है आपको। या बराबर Q इंटू ई होता है, मैंने डिराइव भी कर रखा है। और -q पर जो चार्ज फोर्स लगता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा जिस पर हो जाएगा Q इंटू ई। ठीक, तो फोर्स की वैल्यू -q और +q हुआ। मतलब अगर मैग्नीट्यूड ना देखकर, मतलब डायरेक्शन को मैंने डिसाइन कर दिया, तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की कोई वैल्यू ज़रूरत नहीं है। तो अपने देखा क्या, हमारा डाइपोल कुछ ऐसा था और जो हमारा फोर्स आया कुछ इस तरह से आया, मतलब एक इस तरह से पकड़ रखा है, एक तरह इस तरह से पकड़ रखा है, और वह खींच के उसे कहाँ पर अलाइन करना चाहेगा, उसे खींच कर वह इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करना चाहेगा। मतलब उस पर कुछ कैसी फोर्स लग रही है, कुछ क्लॉकवाइज फोर्स इस तरह से लाने की कोशिश करेगा वह। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर जो फोर्स लगा QE और इस तरफ लगा QE, वह दोनों एक दूसरे उसे खींच कर कहाँ पर लाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहेंगे। ठीक, तुम्हें फील आना चाहिए इस चीज़ का तुम्हें। ठीक, तो वह QE और QE एक दूसरे को सीधे डायरेक्शन में खींचकर, मतलब क्लॉकवाइज में फोर्स लगाकर एक डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेंगे उसे। ठीक, तो अगर इस पे लिखा जाए क्या, अगर इस पे हम टॉर्क लिखना चाहें तो क्या होता है, टॉर्क की फार्मूला क्या होती है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो हमारी फोर्स होती, मतलब टॉर्क का फार्मूला होता है, उसमें फोर्स आता है, जो फोर्स लग रहा है उस सिस्टम पर, और क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जहां पर हमें जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से लेकर उस फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से अगर तुम यहाँ पर खींचना चाहोगे इस तरह से, तो
ए डिस्टेंस, ए ऊपर वाली डिस्टेंस जो हुई वह हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके लिए ए डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, और आपको यह थीटा दिया हुआ है कि वह थीटा एंगल पर इस तरह से लगा हुआ है पहले से। तो अगर यह थीटा है तो आपको दिख रहा होगा कि मतलब कुछ इस तरह से है। मैं तुम्हें समझाता हूँ फिर से। अगर यह थीटा है, ठीक, तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, जिसकी यह d/2 है और यहाँ से लेके यह d/2 है, तो थीटा यह भी होगा, थीटा यह भी हुआ, और हमें यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यह d/2, यह जिस तरफ थीटा होता है उस तरह का कंपोनेंट क्या होता है, d/2 cos थीटा। फिजिक्स में हमें जहाँ भी थीटा दिया और कुछ तोड़ना फोड़ना हुआ तो हम उसे कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो जिस तरफ थीटा है उस तरफ हो जाएगा d/2 cos थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ हो जाएगा d/2 sin थीटा। मतलब इसका परपेंडिकुलर इस तरह से कुछ यहाँ पर आएगा d/2 sin थीटा, d/2 sin थीटा। अब इसे तो हम यहाँ पर खसका कर रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह भी d/2 sin थीटा होगा। अब d/2 sin थीटा जब इधर आया तो वही सेम डिस्टेंस तो यह भी है, तो d/2 sin थीटा इधर ऊपर भी आ गया, तो इसी तरह d/2 sin थीटा यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक, तो यह डिस्टेंस कितना हुआ है, यह डिस्टेंस आपका हुआ d/2 sin थीटा। अब दोनों के लिए यही है, अब तुम्हें यह लिखना है। अब दो चार्ज है जिसकी वजह से दो टॉर्क लगेगा, तो नेट टॉर्क तुम देखो, नेट टॉर्क क्या होता है, मैं अगला पेज लेता हूं। नेट टॉर्क हो जाएगा, दो चार्जेस की वजह से टॉर्क लगेगा τ1 + τ2। अब τ1 की वैल्यू मान लो फर्स्ट चार्ज के लिए लिख रहा हूं, तो फर्स्ट चार्ज मान लो +q है, तो इसके लिए क्या आएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब d/2 इंटू साइन थीटा, प्लस इसमें भी होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2 इंटू साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड वाइज तो फोर्स दोनों ही बराबर हैं, तो यह बराबर QE लिख देंगे। और माइनस क्यों मैंने लिख रहा हूं, माइनस के लिए मैंने पहले ही उसका डायरेक्शन डिफाइन कर दिया कि उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो यह बराबर QE d/2 साइन थीटा प्लस QE d/2 साइन थीटा, यह होगा हमारा इस तरह से नेट टॉर्क की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसे जोड़ सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ QE d/2 साइन थीटा। d/2 में 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा QED साइन थीटा। अब तुम लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, Q इंटू डी को एक साथ ले लो, Q इंटू डी इंटू ई पहले बाद में रख दो यहाँ पर, और साइन थीटा यहाँ पर रख दो। अब Q इंटू डी क्या होता है, P बराबर Q इंटू डी होता है, मैंने तुम्हें अभी तुरंत ही बताया। तो यहाँ पर रख दो PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा में अब तुम देखो PE साइन थीटा हुआ, यह हमारा मेन फार्मूला होता है। अब तुमने एक चीज पढ़ रखा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर A क्रॉस B लिखा है तो उसे हम लिख देते हैं AB साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा है PE साइन थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो नेट टॉर्क की ये वैल्यू ये भी आती है कि इसकी वैल्यू होती है P क्रॉस E। अगर तुम्हें क्रॉस और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इस सब के बारे में नहीं पता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा मान लो। अगला जब मतलब हम 11th के बारे में पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे तो उसमें वेक्टर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं उसे पढ़ा कर जाऊँगा पूरा। तो नेट टॉर्क हो गया आपका P क्रॉस E, और नेट टाउ यहाँ पर हो गया PE साइन थीटा, जिसे हम लिखते हैं नेट टॉर्क बराबर P क्रॉस E। P साइन थीटा को आप P क्रॉस E लिख सकते हो। अब एक चीज़ बच्चों के दिमाग में आता है कि मतलब भैया अगर यहाँ पर आपने PE था, PE साइन थीटा था, तो आपने P क्रॉस E लिख दिया, तो क्या हम इस E को इधर नहीं रख सकते, इस P को इधर नहीं रख सकते? तो अगर आप P साइन थीटा लिखते हो तो इसके हिसाब से तो E क्रॉस P होना चाहिए, ऐसा लोगों के दिमाग में आता है। अब इसका मैं लॉजिक बताता हूँ, E क्रॉस P नहीं हो सकता और P क्रॉस E क्यों हो सकता है। अब तुम ध्यान से देखना, जो हमारा टॉर्क की मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है, अब ध्यान से देखना, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, मतलब P निगेटिव से प्लस की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से प्लस की तरफ होता है, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर प्लस Q वहाँ पर है, तो इस तरह से कुछ हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा कैसा है, राइट साइड में है, इस तरह से राइट साइड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अगर तुम इस अपने हाथ के दाएं हाथ के पंजे को, मतलब हमें डायरेक्शन जब निकालना होता है तो हम अपने राइट हैंड का यूज करते हैं,
राइट हैंड का यूज करके हम करेंगे क्या, पी से ई की तरफ अपने हाथ को कर्ल करेंगे, अपने पंजे को कर्ल करेंगे। तो पी हमारा कुछ इस तरह से है, पी इस तरह से है, और ई का डायरेक्शन कौन सा है, ई का डायरेक्शन हमारा यह तरफ है, इस तरफ है। और एक चीज तुम्हें यह भी दिख रहा होगा कि ई तरफ हम क्यों ही मोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आई वह कैसी है, क्लॉकवाइज। तो हम पी को उठाएंगे और ई तरफ जाएंगे। अगर हम पी को उठाकर राइट साइड में जाएंगे तो हमारा अपोजिट हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसलिए हम पी को हमारा पी की तरफ करेंगे और किस तरफ जाएंगे, इस तरफ राइट साइड में अपने हाथ को कर्ल करेंगे। तो हमारे जो टॉर्क का डायरेक्शन आएगा वह अंदर की तरफ आएगा। नेट टॉर्क की वैल्यू अंदर की तरफ होगी, मतलब इनटू द पेपर होगी। ठीक, ध्यान से देखना। अगर मैं पी की इस तरह से रखता हूं, मान लो पी मेरा इस तरफ है, पी तो हमारा इस तरफ ही है। अगर मैं इसे क्लॉकवाइज ना करके एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को कर्ल करूं तो हमारा ऊपर की तरफ टॉर्क आएगा। लेकिन गलत क्या होगा, वहां पर गलत ये होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह किस तरफ है, वह क्लॉकवाइज की तरफ है, मतलब इस तरफ हमें करना होगा। सॉरी यार, तो हमें अपने हाथ को जो कर्ल करना होगा वह कहां पर करना होगा, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना होगा, मतलब ई की तरफ करना होगा। इसलिए यहां पर जो हमारी नेट टॉर्क की वैल्यू आती है वह पी क्रॉस ई आती है, ना कि ई क्रॉस पी आती है। ठीक, तो ई क्रॉस पी वाले तो अब भूल ही जाओ कि ई क्रॉस पी कभी आएगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड का यूज करो। जिस तरह मैंने पी रखा, पी को रखने के बाद आप उस डायरेक्शन में कर्ल करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, और उसे तुम्हें मिल जाएगा इस टॉर्क का डायरेक्शन। और पी क्रॉस ई में हमें करना क्या होता है, हम अपने पी के तरफ अपने पंजे को रखते हैं और ई की तरफ अपने मतलब कर्ल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, यह हो गई हमारी नेट टॉर्क की वैल्यू। अब कुछ चीजें हैं तुम्हें ध्यान में रखनी है, कुछ केसेस हैं वह तुम्हें ध्यान में रखनी है। देखना ध्यान से। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा जो पहला फार्मूला क्या आया, हमारा नेट टॉर्क का फार्मूला कुछ ऐसा आया, व्हाइट लेते हैं, पीई साइन थीटा आया था। हमारा जो टॉर्क का फार्मूला आया पी साइन थीटा आया। अब कुछ कुछ केसेस में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना एकदम। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसमें कोई डाइपोल रखा गया है। डाइपोल जिस तरफ हम एरो बनाते हैं वहां पर प्लस क्यू रखा होता है और उसके अपोजिट में माइनस क्यू रखा होता है। तो मैंने बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को यहां पर रख दिया। वह कहां पर है, थीटा एंगल पर है। पीई साइन थीटा में थीटा क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का, मतलब हमारा ये अगर पी है इस तरह से हमारा उसका डायरेक्शन आएगा, पी के डायरेक्शन ऐसा आएगा, तो ई और पी के बीच का यह एंगल तो ई हुआ। तो एंगल कौन सा है, जो थीटा की वैल्यू है और पी और ई के बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का एंगल है जिसे हमने बोला है थीटा। अब एक चीज तुम ध्यान रखो हमेशा, अगर हम इस थीटा को वेरी करना शुरू कर दें, थीटा की वैल्यू 0 रखो। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर हमारा डाइपोल कैसा था, हमारा डाइपोल कुछ ऐसा टिल्टेड था, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी, तो उसके बीच में एंगल थीटा था। अगर हम इसे इस तरह से थीटा की वैल्यू 0 कर दें तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 करने पर जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वह अलाइन हो जाएगा किसके अबाउट, वह सीधे अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह सीधे अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब हमारी जो दिखने वाला सिनेरियो कैसा बनेगा, हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम से इस तरह से पूरा सो गया है। लाइट इशू है लेकिन तुम लोग टेंशन मत लेना। ठीक, तो होगा क्या कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 कर दें, थीटा की वैल्यू जब हम 0 करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वह अलाइन हो जाएगा किसके अबाउट, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट अलाइन हो जाएगा, मतलब पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में सो जाएगा। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो गई, थीटा की वैल्यू जब 0 हो गई तो एक चीज तुम्हें दिख रहा होगा कि वह जो फोर्स भी था वह कहां पर उसे खींच कर लाना चाह रहा था, वह इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे खींच कर लाना चाह रहा था, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा था एक दूसरे से अपोजिट लग रहे थे, क्यूई और इधर क्यूई एक दूसरे से अपोजिट रख रहे थे, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश कर रहे थे वे दोनों फोर्स। अब दोनों फोर्स जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश कर रहे थे, अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यह भी अगर थीटा की वैल्यू 0 होगा तब भी वह इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, और वह लाने की कोशिश कर रहा था और हमने थीटा की वैल्यू 0 कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हुआ वह सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो गया। अब उसे वहां से हटाना मुश्किल है, मतलब वह हटाना नहीं चाहेगा,
तो यह कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? वह थीटा की वैल्यू जब जीरो हुई तो नेट टॉर्क कितना हुआ? नेट टॉर्क हमारा जीरो हुआ और नेट फोर्स तो यहाँ पर पहले से ही जीरो है। टॉर्क हम कब लगाते हैं? टॉर्क हम तभी लगाते हैं जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक अगर राइट डायरेक्शन में तो एक लेफ्ट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स तो जीरो है, इसलिए टॉर्क हम निकालते हैं। तो अब तुम देखना कि थीटा की वैल्यू तो जीरो है तो नेट टॉर्क जीरो हुआ और हमारा एफ नेट पहले से जीरो, मतलब नेट फोर्स तो पहले से ही जीरो है क्योंकि वह एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही हैं। तो नेट टॉर्क जीरो का होने का मतलब होगा कि यहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगा और यहां पर आएगा आपका ट्रांसलेशनल, यहां पर आएगा आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। तो जब मैंने बता दिया कि उस पर जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी और वह या उस पर नेट फोर्स भी जीरो होगी तो वह एक रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब जब थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा की वैल्यू जब जीरो है तो वह किस स्टेट में चला गया? वह स्टेबल स्टेट में चला गया, कि मतलब वह उसे अब पूरा मौज है, वह उसी में सोना चाहेगा, उसी में रहना चाहेगा, लेकिन बाहर ऊपर नीचे नहीं होना चाहेगा। मतलब अगर हम उसे थोड़ा भी ऊपर, थीटा से थोड़ा भी ऊपर करके छोड़े तो वह लाकर सीधे उसमें कर देगा उसे। तो यहाँ पर हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब अगला केस क्या है? अगला केस यह है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो और हमारा डाइपोल मोमेंट कैसा हो? हमारा डाइपोल की जो डायरेक्शन हो कुछ इस तरह से हो, मतलब वह सीधे उल्टे डायरेक्शन में पूरा लेट गया है, पी की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, मतलब पी हमारा लेफ्ट साइड में हो और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में लग रहा हो। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 180। थीटा की वैल्यू 180 हुई। ठीक, थीटा की वैल्यू 180 हुई तो होगा क्या? थीटा की वैल्यू जब 180 हुई तो तुम देखना, अगर मैं उसे थोड़ा भी डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा, थीटा की वैल्यू मतलब यहां से यहां तक 180 हो गई ना, मतलब पूरा उसने थीटा घूमकर इस तरफ आ गया, एंटी क्लॉकवाइज जिसे मतलब बोलते हैं उसे एंटी पैरेलल, पूरा एंटी पैरेलल हो गया। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री अगर हो गई तो नेट टॉर्क तो अभी भी जीरो है और नेट फोर्स भी जीरो है। नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो अभी भी है। तुम लोग देखोगे कि अगर मैं उसे थोड़ा भी अभी भी डिस्प्लेस करूंगा, थोड़ा भी अगर मैं उसे इस तरह से रखने की कोशिश करूं तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ला कर वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसे पटक देगा फिर से। तो मतलब वह एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो यहां पर होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया और यह हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो क्या होगा भैया? अगर थीटा की वैल्यू हम 90 ले लें इस तरह से, यहां पर 90 हो गया, थोड़ा भी हम डिस्प्लेस करेंगे फिर से वो उसे खींचकर वहीं पर लाना चाहेगा। मतलब एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। दो चीजें तुम्हें देखने को मिली, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह कहाँ अलाइन होना चाहता है? वह बार बार अलाइन होना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वह हमेशा अलाइन होना चाह रहा है, मतलब अपने आप को वहां पर ही रखना चाह रहा है। ठीक, तो ये थी पूरी बात आपको, जिसे मैंने पूरे अच्छी तरीके से तुम्हें समझा दिया कि नेट टॉर्क कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो एक चीज तुम्हें मैं बताता हूं, क्या टाइम पीरियड क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये चीजें हम देखेंगे। तुम लोगों को एक चीज पता होगा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फार्मूला पहले तुम देख लो, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यह होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, मतलब टाइम पीरियड का फार्मूला। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 1 टाइम पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, तो यह कुछ था ऐसा। हमने इतनी चीज़ें देखी, यहाँ से यहाँ तक पूरा देख लिया, मैंने कवर कर दिया सब चीज़ें। तुम्हें समझ में भी आ गया हो कैसा कैसा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है। अब तुम लोग एक चीज़ और देखो, मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ लाना चाह रहा है, वह बार बार अपने ही डायरेक्शन में उसे लाना चाह रहा है। मतलब हमेशा उसे कहाँ पर रखना चाह रहा है, अलाइन करना चाह रहा है उसे अपने ही, मतलब पूरा पूरा अपने तरफ लेना चाह रहा है। अगर तुम्हें एक चीज़ मैं बोलूँ, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो, कहाँ से, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल ऐसा है कुछ, तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो मतलब कुछ हमारा सिनेरियो ऐसा होगा कि वह एकदम से यहाँ पर लेटा हुआ होगा और हमने थोड़ा सा उसे डिस्प्लेस कर दिया। मतलब हमने थोड़ा सा उसे डिस्प्लेस कर दिया, बहुत हल्का सा। थीटा की वैल्यू बहुत कम है, मैंने यहाँ पर बड़ा दिखाया इसलिए कि तुम्हें देखने में विजुलाइज कर सको तुम। यहाँ पर फोर्स लगेगा, इस पर अभी भी क्यू ई और यहाँ पर अभी भी क्यू ई लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम थीटा की वैल्यू बहुत कम डिस्प्लेस करेंगे, बहुत कम, छोटा सा एकदम, समझ लो एकदम माइनर एकदम चेंज करेंगे थीटा की वैल्यू, तो होगा क्या कि वह उसके अबाउट जो सेंटर है इसका, इस डाइपोल का जो सेंटर है उसके अबाउट क्या करेगा, रोटेट होना शुरू कर देगा। मतलब रोटेट मतलब नहीं पूरा का पूरा, मतलब वह ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो, इस तरह से कुछ। मतलब वह इस तरह से कुछ एक बार इधर जाएगा एक बार इधर, मतलब एक टाइम तो आएगा कि वह रुकेगा, लेकिन कुछ देर के लिए वह इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा इस बीच के सेंटर के अबाउट, मतलब कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर, ऑसिलेशन समझ में आता है ना, तो वह ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। मतलब अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटा हो, थीटा की वैल्यू हमने बहुत स्मॉल लिया है कि स्मॉल, बहुत एंगल हम चेंज कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल है। और हमने पढ़ा भी कि नेट टॉर्क कैसा आता है, पी ई साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा होता है। और पी का फार्मूला हम रख देते हैं यहाँ पर क्यू इंटू ई, पी बराबर होता है क्यू इंटू ई, पी बराबर क्यू इंटू डी, मतलब डी होता है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर डी है हमारा, क्यू इंटू डी, डी ई साइन थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या होता है, अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब थीटा एकदम स्मॉल है, बहुत कम है, तो साइन थीटा हमारा नियर अबाउट कितना होता है, थीटा के बराबर हो जाता है। तो टाउ कितना होगा, मतलब टॉर्क कितना हो, इसे टाउ बोलते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी क्यू डी ई इंटू थीटा, इतना आएगा, क्यू डी ई इंटू थीटा आएगा। और टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। अगर तुमने 11th में पढ़ रखा है तो टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, जहां पर आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, तो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा में हम एक चीज़ और एक रिलेशन जाते हैं, कोई बॉडी तभी ऑसिलेट करती है जब उसके पास एक रिलेशन होता है, क्या, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, यह रिलेशन जब वह फॉलो करे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्यू डी ई थीटा बाई आई। आई किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्लस चार्ज का, अगर यह क्यू है तो इसका मास यम दिया हुआ है, या माइनस क्यू है तो इसका मास भी यम दिया हुआ है, मतलब दोनों की मास सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। मतलब आर क्या होता है, आर होता है वह डिस्टेंस जहां से उस बॉडी तक का डिस्टेंस, और मतलब उसके बीच जहाँ जिसके अबाउट निकालना है वहां से लेकर उस बॉडी के बीच का डिस्टेंस होता है आर। तो आई अल्फा बराबर होगा क्यू डी आई बाई ई इंटू थीटा, और अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। अगर क्यू डी मत लिखो यहाँ पर, अगर तुम पी ही रखते हो, छोटा छोटा हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर पी ही रखते हो तुम, पी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप पी ही रहने देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पी ही रहने देते हैं।
अल्फा बराबर पी ई थीटा बाई आई आया, और अल्फा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, तब भी कोई चीज़ ऑसिलेट करती है, तभी कोई चीज़ ऑसिलेट करना शुरू करती है। यह एक कंडीशन होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मान के मेरी बात चलो, ठीक। अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। अगर तुम इसे कंपेयर करोगे तो इतनी चीज इससे कंपेरेबल है। मतलब हुआ क्या, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओमेगा स्क्वायर आपका हो जाएगा पी ई बाई आई। अब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी ई बाई आई। पेज लेते हैं, ओमेगा बराबर आपका आ गया पी ई बाई आई। अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो रख दो यहाँ पर 2 पाई, ओमेगा की जगह पर रखोगे अंडर रूट में पी ई बाई आई, तो आई ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी ई। यह होगा हमारा फार्मूला। अब यह फार्मूला तुम याद रखोगे जो कि तुम्हारे कम्पिटिटिव एग्जाम में काम करेगा, और यह फार्मूला तुम्हारे होम एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, या फिर तुम थोड़ा सा कूल बनने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये था हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला। अब टाइम पीरियड से हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एफ बराबर 1/t, 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड की जगह पर रख दोगे 1 यहाँ पूरी चीज़ को उठाकर यहाँ रख दो 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी ई हो जाएगा। अब यह पी ई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट में पी ई बाई आई, जिसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारा कुछ ए रहेगा। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला और टाइम पीरियड निकाला, और दोनों के फार्मूले में बस इतना ही अंतर है कि मतलब वो है, इसको तुम याद कर लो टाइम पीरियड वाले को, और तुम्हें यह याद रह जाएगा क्योंकि वह एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अब यह हो गया तुम्हारा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो कि तुम्हें कवर करा देगा कि और आपके नीट के एग्जाम में भी, तुम्हें अगर नीट का एग्जाम देना हो तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब आता है क्वेश्चन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पर रिलेटेड, मतलब टॉर्क से रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ो पहले तुम लोग 2 मिनट पढ़ो, उसके बाद में 2 मिनट मतलब 30 सेकंड पढ़ो, 30 सेकंड पढ़ो, तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व होगा। अगर नहीं समझ में आता तो मैं तो बताऊंगा ही, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक। चाहे वीडियो को रोक लो, मैं रुकूंगा तो थोड़ा तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक। तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम separated by a distance 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field of 10 raised to the power 5 Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole is. अब तुम्हें एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताना थोड़ा सा मिस कर दिया, ध्यान से देखना। मैंने बोला था लेकिन थीटा की, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर बताया लेकिन मैंने लिखा नहीं इस चीज़ को। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगा तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू अगर 90 हुई तुम्हारा फार्मूला क्या आएगा, पी ई साइन 90, तो यह हो जाएगा पी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। इतना आया। तो अगर तुम देखोगे तो यह एक मैक्सिमम टॉर्क है, यह एक मैक्सिमम टॉर्क है। तुम्हें अगर कोई मैक्सिमम टॉर्क पूछे तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री ले लेना, टाउ को मैक्सिमम की वैल्यू पी ई होता है। सॉरी यार, सॉरी, देखना ध्यान से। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू जो दिया है, दोनों ही चार्जेस की वैल्यू चाहे वह माइनस हो चाहे प्लस हो, हमसे प्लस वाले से मतलब है, तो 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम, इतना होगा। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब उनके बीच की दूरी है दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, वह क्या है सेंटीमीटर में, तो इसे हम एसआई यूनिट में मीटर में करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। मतलब हम 100 से डिवाइड करेंगे, देखो 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो यह मीटर में कन्वर्ट होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर मीटर में होता है तो हम सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें उसका उल्टा चलना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, जो कि होता है कितना, 10⁻⁻2 ही हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे तुम्हें ध्यान में रखनी है।
तो हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻² से, हो जाएगा डी। द डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो मैक्सिमम टार्क पूछ रहा है, तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, P इंटू ई होती है, P इंटू ई। पी बराबर होता है Q इंटू डी, होता है इतना, P बराबर Q इंटू डी और इंटू ई है। Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6, डी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 10⁻5, 10⁻5, 10⁻5 है जब, तो 10⁻⁻6 है, तो यह कैंसल आउट, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में और उनका बेस बराबर है तो ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, तो 10⁻6 प्लस 5 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 10⁻2। अब इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया, -1 ऊपर बचेगा, तो 10⁻1 इंटू 10⁻2 है इंटू 2 है, और इनका फिर से बेस बराबर है तो इन्हें फिर भी ऐड कर लेंगे हम, 10⁻1 प्लस अब -2 इंटू 2, तो 2 इंटू अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10⁻³ आ जाएगा। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ यार, अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं तो क्या ही करोगे। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, देखो टाउ बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइट आ चुकी है ठीक। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर लिख दो न्यूटन मीटर। टाउ की जो यूनिट होती है वह न्यूटन मीटर होती है, जिसे तुम्हें अब हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा कुछ, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर ध्यान से देखना, थोड़ा सा तुम्हें यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा कि यम की वैल्यू कैसे, मतलब हम क्या करेंगे, आई दिया हो यम दिया हो तो कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना, पूछ रहा है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, हमारा टाउ की वैल्यू कितना होती है, टाउ की वैल्यू होती है P इंटू ई इंटू साइन, और एंगल दिया है 30, तो 30 लिख दो, साइन थीटा होता है, तो पी ई साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, टाउ आ जाएगा। अब टाउ बराबर होता है आई अल्फा इंटू PE/2, पी की जगह पर रखोगे, अगर बीच का डिस्टेंस टोटल डी है तो पी की जगह पर रखोगे QD/2 इंटू आई अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा। अब आई तुम्हें निकालना पड़ेगा तभी तो अल्फा निकलेगा, तो आई निकालो। आई बराबर होता है mr², मतलब आर क्या होता है, आर इस सेंटर के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, अगर यह ओ पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। तो अगर डी यहाँ पर ना मानो, तुम लोग यहाँ पर मान लो ये डी है तो कोई दिक्कत नहीं है, डी ही मानोगे, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा D/2, थोड़ा सा आसान हो जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा D/2, तो m इंटू D/2 का होल स्क्वायर, तो md²/4, ये आपकी आई की वैल्यू सिर्फ एक मास के लिए, मतलब अगर +Q के मास के लिए हमने देखा तो वह सिर्फ एक मास के लिए इतनी है। अब दो चीज़ें हैं, मतलब -Q भी है, उसका भी मास m है, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू, अब देखो यहाँ क्लॉकवाइज ही रोटेशन है तो दोनों ऐड ही होंगे, मतलब उन पे फोर्स जो ऐसा इस तरह से ही लग रहा है तो दोनों ऐड ही होंगे। तो यहाँ पर अगर ऐड होंगे तो आई और नेट की वैल्यू, मतलब जो आई होगा, या मान लो आई डैश है, तो आई की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, मतलब दोनों को सेम ही है तो 2 टाइम्स हो जाएगा md²/4, और यहाँ कट क्या रह जाएगा md²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो md²/2, यह हो गया आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू यहाँ पर रख दो तुम लोग, आई की वैल्यू हो जाएगा md²/4, मतलब 2 इंटू अल्फा हो जाएगा QDE/2, QD/2 md² अल्फा/2 आया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब Q इंटू डी ई इस तरह से लिखो, अल्फा बराबर md² को उधर बोल दो, m मतलब d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, एक d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या QE/md अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी। QE/md जो होगी वह हमारी हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, यह हो, इसने यही पूछा था, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा था, अल्फा की वैल्यू ही पूछा था। तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि आई कैसे निकाला जाता है, दोनों का डायरेक्शन सेम था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, अगर माई अपोजिट होती तो आप सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते। तो अल्फा की वैल्यू हो गया QD, मतलब QE/md। अब अल्फा ये आ गया है हमारा, ठीक, तो इससे जो भी पूछेगा आगे की वैल्यू, ठीक, वह हम निकाल देंगे, इतना ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो,
द फ्रीक्वेंसी, बस रिवीजन के लिए क्वेश्चन मैंने दिया था। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हैविंग डाइपोल मोमेंट p एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय। क्या पूछ रहा है तुमसे? टाइम पीरियड पूछ रहा है तुमसे, टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। दो चीजें तुमसे पूछा है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकलेगा, बस इतना पूछा तुमसे। अभी हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। नेट टॉर्क दिया होता है, टॉर्क दिया होता है पी साइन थीटा होता है हमारा, ठीक। टाउ बराबर होता है आई अल्फा, यहाँ पर आई अल्फा लिखते हो, पी साइन थीटा नियर अबाउट थीटा होता है तो पी ई थीटा, अल्फा बराबर हो जाता है पी ई बाई आई इंटू थीटा, अल्फा ये होता है, अल्फा बराबर होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर थीटा। मैंने एक बार बता रखा है इसलिए स्पीड से बता रहा हूँ। अब ओमेगा कंपेयर करोगे इन दोनों को, कंपेयर करने के बाद आएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर पी ई बाई आई, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पी ई बाई आई, ठीक। और टाइम पीरियड हमें निकालना हो तो टाइम पीरियड होता है हमारा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा में आप ओमेगा रख दो अंडर रूट में पी ई बाई आई, आई ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में आई बाई पी। इतना हो गया हमारा टाइम पीरियड, जो कि बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था। अब हमें निकालना है क्या? फ्रीक्वेंसी। अगर हम निकालें यहाँ पर देखना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड की जगह पर रख दो 1/2 पाई अंडर रूट में आई बाई पी, तो पी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर पी बाई आई। यह होता है हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वो होता है हमारा टाइम पीरियड की वैल्यू, जिसे तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यह था आज का हमारा पूरा लेक्चर। छोटा था मतलब लेक्चर तो छोटा था, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम पूरा भर भर के थे। हर चीज़ें मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं क्वेश्चन बहुत कम करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन का एक सीरीज चलेगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन हर तरह के करा जाएंगे, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अभी मैं थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ठीक। तुम्हें हर चीज़ें कराई जाएंगी, तो तुम्हें बस टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज़ ध्यान से देखना, समझना, सुनना है, बस इतना ही तुम्हें करना है और कुछ भी नहीं तुम्हें करना है, ठीक। हर चीज़ें समझा दी जाएंगी तुम्हें। बस इस चैनल को फॉलो किए रखो, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक। ऐसी वीडियोज, ऐसी लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे पूरे सालों के साल, ठीक। तो हर चीज़ें आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक करो यार, अप्रिशिएट करो, शेयर करो, ठीक। अपने भी सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक, ताकि मेरी फैमिली थोड़ा सा बढ़े, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले यार, ठीक। तो चलो, अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अगले वीडियो में रिवाइज करके आना, हर चीज़ तुम रिवाइज करके आओ। और चलो मिलते हैं किसी अगले शानदार से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सिया, बाय बाय।